आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है मेडिवल हिस्ट्री का, कंसोलिडेशन जो हुआ है मुगल एम्पायर का और एज ऑफ अकबर के बारे में देखेंगे। देखो, जब हुमायूं रिट्रीट कर रहा था बीकानेर से, जब हुमायूं जो है रिट्रीट कर रहा था तो उसको जो है ऑफ़र की गई शेल्टर, और किसके द्वारा हेल्प, राणा जो था ऑफ अमरकोट, अमरकोट का जो राणा था, राजा था, उसने इनको शेल्टर दी। और यही इट वाज एट अमरकोट जो 1542 में जो है अकबर, जो ग्रेटेस्ट रूलर है, मुगल एम्पायर रूलर है ना, वो बॉर्न हुआ, वाज बॉर्न। व्हेन मुगल फ्लेड टू ईरान, यंग अकबर जो है वाज कैप्चर्ड बाय हिज अंकल, ये इसके अंकल जो है कामरान के द्वारा ये पकड़ा गया था। तो उसने जो है इसको ट्रीट किया, ही ट्रीटेड द चाइल्ड वेल ऑन द होल। अब बच्चे को जो है ध्यान रखा। अब अकबर जो है वो रीयूनाइट जो है वो दोबारा से मिला है अपने पेरेंट्स से जब कांधार का जो है, जब कैप्चर हुआ है कांधार। तो व्हेन हुमायूं डाइड, अकबर जो था वाज जो है कालानौर में था, पंजाब में, ठीक है, कमांडिंग ऑपरेशन अगेंस्ट कुछ अफगान रेबल थे वहां पे ऑपरेशन कमांड कर रहा था। तो ही वाज क्राउंड एट कालानौर इन 1556, 1556 में इसको यहाँ पे क्राउन किया गया है पंजाब में, कालानौर में, ठीक है। अब क्या होता है, एट द एज कितनी, 13 साल और 4 महीने की उम्र में जो है ये बादशाह बन जाता है, एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर और इंडिया का। अब अकबर सक्सीड करता है बड़ी मुश्किल पोजीशन में, क्योंकि अफ़गान का ख़तरा जो है, अफ़गान अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग थे, बियॉन्ड आगरा के बाहर जो अफ़गान अभी भी स्ट्रॉन्ग थे, और वो रीग्रुपिंग देयर फोर्सेस, अपने फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे थे लीडरशिप की, इसकी हेमू की लीडरशिप में, एक फाइनल शोडाउन के लिए। हेमू आपने जोधा अकबर में भी देखा होगा। अब काबुल जो था उसे भी अटैक एंड बिसीज्ड, काबुल हैज़ बीन अटैक्ड, और उस पर भी जो है हमला हो चुका था, उसे भी बिसीज किया गया था। अब सिकंदर सूर जो डिफीटेड अफ़गान रूलर था, एक अफ़गान रूलर जिसको हराया गया था, वाज जो शिवालिक हिल्स में, ठीक है। होएवर बहराम खान जो ट्यूटर भी था प्रिंस का, और बड़ा ही एक वफादार, और उसका हुमायूं का जो है वो फेवरेट था, वो इस ओकेजन में जो है सामने आता है। तो वो बनता है वकील किंगडम का क्या बनता है, वकील बनता है पूरे बादशाहत का, और उसे टाइटल दिया जाता है खान खानान, मतलब एंड रैलिड द मुगल फोर्ट। और इसके कहीं ना कहीं सिपा सालार में जो है ये मुगल फोर्स जो है चली। अब ख़तरा जो है हुमायूं के साइड भी जो है वो कंसीडर किया जाता था सबसे सीरियस, ठीक है। जो एरिया था चुनार से लेके जो बॉर्डर है बांग्लादेश की, वो अंडर था डोमिनेशन किसके, आदिल शाह के जो है डोमिनेशन में था। और जो नेफ्यू था शेर शाह, और नेफ्यू जो है शेर शाह का जो है वो भतीजा था। हेमू जिसने अपनी जो स्टार्ट की थी लाइफ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट इस्लाम शाह के अंडर, इस्लाम शाह जो है वो क्या था, शेर शाह सूरी का लड़का जो तख्त पे बैठा था। तो और रैपिडली राइज हुआ आदिल शाह के अंडर। अब ही हैड नॉट लॉस्ट ए सिंगल वन ऑफ द 22 बैटल्स इन विच ही हैड फॉट, मतलब जो 22 जंगें उसने लड़ी उसमें से वो एक भी नहीं हारा। आदिल शाह ने उसे अपॉइंट किया वजीर, उसको टाइटल देके दिया विक्रमजीत, ठीक है। और उस पर भरोसा किया सारे से काम जो एक्सपेलिंग के मुगल एम्पायर को बाहर निकालने का हिंदुस्तान से, उसको ठेका दिया मुगल्स को निकालने का। हेमू कब्जा करता है आगरा पे, एक आर्मी जो 50,000 की कैवलरी और 500 हाथी के साथ और स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी के साथ वो मार्च करता है दिल्ली की तरफ। एक वेल कंटेस्टिंग बैटल में जो है हेमू डिफीटेड मुगल नियर दिल्ली, हेमू दिल्ली के नज़दीक मुगल जो है हरा देता है और सिटी को कर लेता है कैप्चर। अब होएवर जो बहराम खान था वो एनर्जेटिक स्टेप लेता है और इस सिचुएशन से जा मिलता है, उसका बोल्ड स्टैंड हार्ट इनटू द आर्मी, और ये कहता है कि और मार्च करता है दिल्ली की तरफ। बिफोर जब तक हेमू कंसोलिडेट करता अपनी पोजीशन जो है दिल्ली में, जो है बहराम खान जो है वो दिल्ली पहुंच जाता है। फिर होती है जंग किसके बीच में, मुगल और अफगान के फोर्सेस के बीच में, लेड बाय हेमू, एक साइड हेमू एक साइड बहराम खान। कहाँ पे, वंस अगेन एट पानीपत, 5 नवंबर 1556 में। तो 1556 में जो है वो होती है फिर से पानीपत में।
हालांकि जो हेमू की आर्टिलरी थी वो जो है वो उसे पहले ही कब्जा कर लिया गया था, एक मुगल डिटैचमेंट थी उसके द्वारा। जो टाइड थी बैटल की वो जो है हेमू के फेवर में आ गई, जब एक एरो जो है वो इन फेवर ऑफ हेमू व्हेन ए एरो हिट हिम इन द आईज एंड ही फेंटेड। हेमू जंग जीत रहा था लेकिन कहीं से एक तीर आकर लगता है सीधा हेमू की आंख में और वो बेहोश हो जाता है। तो लीडरलेस जो अफगान आर्मी थी वो पूरी तरीके से हरा दी जाती है और हेमू को जो पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो थोस अकबर जो है वर्चुअली जो है दोबारा से अपने एम्पायर को जो है रिकॉन्कर कर लेता है दोबारा से, जो दिल्ली आगरा तक सब जगहों पे हो गया था। अब अर्ली फेज देखते हैं जो 1555-56 तक हेमू तक हम आ गए। अब कंटेक्स्ट विद नोबिलिटी, अब 1556 से 67 का ये फेज देखते हैं। बहराम खान जो है वो कहीं ना कहीं रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर ऑफ द एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। 4 साल तक कहीं ना कहीं जो बहराम खान था उसने जो है जितने भी मुगल एम्पायर के जो इंपॉर्टेंट अफेयर्स थे वो उसके हाथ में थे। अब इस पीरियड में ही कैप्ट नोबिलिटी जो है फुल्ली नोबिलिटी को अपने कंट्रोल में रखा। जो डेंजर था काबुल का उसको भी हटा दिया, उससे भी निपट लिया। जो टेरिटरीज थी एम्पायर की वो एक्सटेंड हो गई अब काबुल से लेके जौनपुर ईस्ट तक और अजमेर वेस्ट में, और ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया और फोर्स जो भेजी गई रणथंभौर और मालवा को भी कैप्चर करने के लिए। मीनवाइल जो है वो अकबर जो है वाज अप्रोचिंग एक एज ऑफ मेच्योरिटी, एक समझदारी की उम्र में आ रहा था। और बहराम खान जो है वो कहीं ना कोई इस चीज़ से नाराज़ था जो बहुत से पावरफुल पर्सन्स वाइल ही हेल्ड सुप्रीम पावर हैज़ ऑफेंडेड, बहुत सारे पावरफुल पर्सन्स को उसने जो है नाराज़ कर दिया था जब वो सुप्रीम पावर होल्ड कर रहा था। वो कंप्लेंट भी कर रहे थे कि बहराम खान एक शिया है और ही वाज अपॉइंटिंग हिम ओन सपोर्टर और शियाज इन द हाई ऑफिसर्स वाइल द निगलेक्टिंग द ओल्ड नोबल्स। कि कहीं ना कहीं ये शिकायत थी कि बहराम खान एक शिया है तो वो शियाज को ही हाई पोस्ट पे अपॉइंट कर रहा है और बाकी नोबल्स को वो साइड करते जा रहा है, पुराने नोबल्स को। ये चार्जेस जो हैं वो इतने सीरियस नहीं थे क्योंकि बहराम खान जो है वो नोन था उसके लिबरल जो है रिलीजियस व्यूज़ के लिए। लेकिन बहराम खान जो है वो बड़ा एरोगेंट हो चुका था अब, और उसको ये फेल भी हो गया रियलाइज करने से कि अकबर अब बड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको ये जो है समझने में उसने जो है क्या करती दिक्कत करती। अब वहाँ एक स्मॉल फ्रिक्शन थी, देयर वाज ए फ्रिक्शन ऑन स्मॉल पॉइंट्स। एक छोटी मोटी बात में नोकझोंक हुई जिससे जो है अकबर को ये रियलाइज़ हुआ कि अब वो जो है ये स्टेट के अफेयर्स जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो इसके हाथ में किसी और के हाथ में नहीं छोड़ सकता फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, अकबर ने बड़े अपने कार्ड्स बड़े सही से खेले। वो ही लेफ्ट आगरा वो छोड़ता है ऑन द प्रीटेक्स्ट के वो शिकार पे जा रहा है और पहुंचता है दिल्ली। और दिल्ली में वो फरमान इशू करता है कि बहराम खान को डिसमिस कर दिया गया, अपने ऑफिस से जो है वो निकाल दिया है। और सारे नोबल्स को बुलाता है और उनको जो है पर्सनली उनको क्या सबमिट करने के लिए बोलता है। ठीक है, अब वंस बहराम खान ये रियलाइज करता है कि अकबर वांटेड टू टेक, अकबर जो है पावर्स अपने हाथ में लेना चाहता है, वो प्रिपेयर था सबमिट करने के लिए। बट हिज ओपोनेंट जो है अपोनेंट वर क्यून टू रूइन, लेकिन जो उसके जो दुश्मन थे बहराम खान के वो उसको तबाह करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। दे हीप्ड ह्यूमिलेशन अपॉन हिम टिल ही वाज गुडेड टू रेबल। अब जो बगावत हुई वो डिस्ट्रैक्ट करने लगी, कहीं ना कहीं एम्पायर को जो है 6 महीने तक जो है डिस्ट्रैक्ट करने के रखा। फाइनली बहराम खान को फोर्स किया गया कि वो सबमिट करे। अकबर रिसीव करता है उसको बड़ा इज्जत से कॉर्डियली और उसे ऑप्शन देता है कि वो ऑफ सर्विंग एट द कोर्ट और एनी वेयर आउटसाइड इट, या तो कोर्ट में और या कहीं भी तुम जो आकर जो है एम्पायर को जो है वो सर्व कर सकते हो। ठीक है, और रिटायरिंग टू मक्का, या फिर मक्का में जाके रिटायर हो जाओ, जाके हज पे निकल जाओ। अब बहराम खान चूज़ करता है कि वो मक्का जाएगा। हाउएवर ऑन हिज वे जो है असैसिन जो है एट पटन नियर अहमदाबाद जो है किसी अफगान का है ना, बाई एन अफगान हु बोर हिम इन पर्सनल, कोई पर्सनल उसका ग्रज था उसकी वजह से जो है उसको मार देता है। बहराम खान की वाइफ और उसके जो यंग चाइल्ड है उसको जो है अकबर के सामने लाया जाता है आगरा में। अकबर मैरी करता है बहराम खान की जो यंग वाइफ है जो उसकी कज़न्स भी होती है, उससे जो है शादी कर लेता है। वो बहराम खान के बच्चे को अपने बच्चे की तरह जो है बड़ा करता है। और यही चाइल्ड लेटर जो है बिकेम द फेमस जो अब्दुल रहीम खान।
जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस जो है वो करेगा कमांड एम्पायर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस और कमांड करेगा एम्पायर में। अब अकबर की जो कन्फ्रंट्रेशन थी बहराम खान के साथ और जो ट्रीटमेंट अकबर उसकी फैमिली के साथ हुआ, ये शो करते हैं कुछ ना कुछ जो शख्सियत जो अकबर की जो करेक्टर के बारे में बताता है। He was unrelentingly once he had made up his mind about the course of action. He was prepared to go out his way in being generous to an opponent who had submitted to him. एक बार जो उसने मन बना लिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, फिर वो करता ही करता था। अगर वो अपने जो है ना आउट ऑफ द वे जाके भी अगर किसी जो है अपोनेंट ने, किसी दुश्मन ने जो है सबमिट किया है बिना किसी चीज़ के जो उसकी शर्तों पे, तो वो उसकी हेल्प करता था। बहराम खान के रेबेलियन के टाइम पे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स और नोबल्स जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। दे इंक्लूडेड कि अकबर्स की जो फोस्टेड मदर है महम अनागा और उसके जो रिलेशंस है इसमें इंक्लूड करते हैं। थ्रू महम जो अंग था सुन विड्रॉ कर लेते हैं पॉलिटिक्स से, और उसका सन जो है अदम खान भी जो है जो एक इम्पिशियस यंग मैन था जो एज्यूम कर लेता है इंडिपेंडेंट एयर, एंड उसको कमांड दी जाती है एक्सपीडिशन की मालवा के अगेंस्ट। अब रिमूव किया हुआ कमांड से वो ले क्लेम करता है पोस्ट वजीर की, एंड व्हेन दिस वाज नॉट कंसीडर्ड, जब उसे ये नहीं दी जाता है वो क्या करता है, स्टैब कर देता है एक्टिंग वजीर को के ऑफिस में, जो वजीर एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग वजीर जो उनके ऑफिस में होता है उसको मार देता है। अकबर इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और उसे जो है जो पारापत का फोर्ट होता है उसके किले के ऊपर से उसको नीचे फेंक के उसको मार देता है। However, it was many years before अकबर was established full authority fully, उज़्बेक्स जो है वो फॉर्म करते एक पावरफुल ग्रुप उसकी नोबिलिटी में, ठीक है। दे हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है यूपी में, बिहार में, मालवा में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन वो जो है हेल्ड करते हैं और ये ग्रुप बना लेते हैं। इतना पावरफुल अकबर अभी हुआ भी नहीं था, बिहार और मालवा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो हेल्ड करते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार। ऑल थ्रू दे हैड सर्व्ड द एम्पायर वेल बाय सबड्यूइंग द पावरफुल अफगान ग्रुप इन दोज एरिया। हालांकि ये उज़्बेक्स जो लीडर्स हैं इन्होंने जो है सर्व किया है मुगल एम्पायर को, जो ये जो अफगान पावरफुल ग्रुप्स थे इनको जो है रोक के रखने में। दे हैड बिकम एरोगेंट एंड वे डिफाइंग यंग रूलर, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अंदर वो गरूर आ चुका था और वो कहीं ना कहीं जो यंग रूलर था अकबर उसकी बात नहीं मान रहे थे। तो 1561 और 1567 के बीच में वो बगावत हो जाती है, बहुत बार बगावत होती है, और ये फोर्स करता है अकबर को कि वो इनके खिलाफ जो है ओपन वॉर लड़े, बैटल। हर बार जब भी अकबर जो है वाज इंड्यूस्ड टू पार्डन देम, जब भी वो उनको माफ़ करता था वो फिर रेबल कर देते थे। एंड इन 1565 अकबर जो है वो इस चीज़ से तंग आके वो कसम लेता है कि जौनपुर हिज कैपिटल, ठीक है, वो बना देता है, ही कसम खा लेता है कि वो जौनपुर उसकी कैपिटल रहेगी तब तक जब तक कि वो इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देता। अब तो इसका मतलब वो तब तक जौनपुर में रहेगा जब तक कि इनको जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देता। मीनवाइल एक बगावत फिर होती है जो मिर्जाज में, हुवेर एक तैमुराइड थे, है ना, वे रिलेटेड, वो अकबर के रिलेटिव भी थी बाई मैरिज, थ्रू द एरियाज वेस्ट टू मॉडर्न वैली उत्तर प्रदेश इनटू कन्फ्यूजन, और इनकरेज बाय दिस रेबेलियन, इस कहीं ना कहीं इस रेबेलियन से इनकरेज हो गया जो अकबर का जो हाफ ब्रदर है, ही वॉज अ सन ऑफ जुमाल्स जो मेवाती डॉटर है ना, जो मिर्ज़ा हाकिम है, वो सीज़ कर लेता है कंट्रोल काबुल की और एडवांस इनटू पंजाब में की तरफ बढ़ता है और लाहौर को भी जो है लाहौर पे ऊपर चढ़ाई कर देता है। जो उज़्बेक रेबल नोबल थे, जो बगावती नोबल थे, वो फॉर्मली प्रोक्लेम कर लेते हैं कि यही है हमारा रूलर। ये जो मैंने बताया जो फैले हुए थे उज़्बेक लीडर्स, नोबिलिटी। अब ये सबसे मोस्ट सीरियस क्राइसिस था जो है अकबर हैज़ एवर फेस्ड, जब से जो है जिस दिन से जो हीमू जो है ना, हीमू ने कैप्चर किया था दिल्ली, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मीर हाकिम जो है वो काबुल पे जो है कब्ज़ा करता है और पंजाब और काबुल पे कब्ज़ा करके लाहौर की तरफ बढ़ता है, उस पर चढ़ाई करता है और नोबल्स उसको जो है किंग प्रोक्लेम कर लेते, रूलर। लेकिन कहीं ना कहीं जो अकबर की जो कोशिशें और उसकी जो किस्मत थी वो इसको यहाँ पे भी जिता देती है। अब जौनपुर से वो मार्च करता है लाहौर की तरफ, फ्रॉम जौनपुर टू लाहौर, और फोर्स करता है कि मीर हाकिम को रिटायर होने पर। मीनवाइल जो रेबेलियन थे मीरजाज के, वो भी उनको पूरी तरीके से क्रश किया जाता है। मीर साज वहाँ से भाग के मालवा पहुँचता है और वहाँ से फिर गुजरात।
अकबर मार्च करता है बैक टू लाहौर से, फिर दोबारा जौनपुर आता है, क्रॉसिंग रिवर यमुना इलाहाबाद के नज़दीक, तब जब बारिशें थी और पानी ऊपर था, और वो सरप्राइज़ करता है जो है रेबल्स, जो उज़्बेक नोबल्स हैं, इनको जाके सरप्राइजिंगली एकदम कंप्लीटली पकड़ लेता है और कंप्लीटली इनको जड़ से उखाड़ के 1567 में जो है फेंक देता है। उज़्बेक लीडर जो है जंग में मारे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेक्टेड जो रेबेलियन, ये जो बगावत थी, इसका ख़त्म हो जाता है। अब ये जो जितनी भी जो गद्दारी जो नोबल्स ने की, इंक्लूडिंग वो जो आज़ादी की सोच रहे थे, ड्रीमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें सबको जो है क्राउन डाउन किया गया। अकबर अब फ्री था कंसंट्रेट करने के लिए, अब जो है अपना एम्पायर जो है एक्सपेंड करने के लिए। उसने अपनी पोजीशन जो है कोर्ट में, उसने जो छोटे मोटे रेबिलियंस थे, इन सब चीज़ों को जो है कंसोलिडेट कर लिया था। ठीक है, अब अर्लियर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, 1560 से 1576 के बीच का जो एक्सपेंशन हुआ ड्यूरिंग बहराम खान के जो रेजेंसी के दौरान, जो टेरिटरी थी मुगल एम्पायर की, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। अपार्ट फ्रॉम जो अजमेर है, जो एक इम्पोर्टेंट कंक्वेस्ट था इस पीरियड का, वो था मालवा। और मालवा जो था वो रूल किया जा रहा था एक यंग प्रिंस जो है बाज बहादुर के, और उसकी अकम्पलिशमेंट जो है वो इंक्लूड थी, मास्टरी थी उसको म्यूज़िक और पोइट्री में। स्टोरी रोमांस ऑफ बाज बहादुर एंड रूपमती के बारे में ये भी लिखी गई है ना, वो जो फेमस थी अपनी खूबसूरती के लिए एज वेल अपनी म्यूज़िक पोइट्री के लिए भी। अब इसी टाइम पे मांडू भी एक जो है एक सेंटर, जो सेलिब्रेटेड सेंटर ऑफ म्यूज़िक भी बन चुका था। जो आर्मी थी हो हैवर हैज़ बिन निगलेक्टेड बाय, कहीं ना कहीं बाज बहादुर ने जो म्यूज़िक और पोइट्री और ये कहानियाँ और ये रोमांटिसिज्म में आर्मी को कहीं ना कहीं भूल चुका था। जो एक्सपीडिशन हुआ मालवा का, वो था अदम खान के द्वारा लीड किया गया था, जो सन ऑफ अकबर की जो फोस्टर मदर थी महमंगा, उसका जो लड़का था। बाज बहादुर जो है उसको बड़ी बुरी तरीके से हराया जाता है 1561 में, और जो मुगल्स हैं वो टुक वैल्यूएबल स्पॉइल्स इंक्लूडिंग जो रूपमती थी उसको भी जो है लेके जाते हैं। होएवर वो जो है सुसाइड कमिट कर लेती है ना, टू बीइंग ड्रैग्ड इनटू आदम खान हरम। ठीक है, कि हमें आदम खान के हरम में जाने से पहले सुसाइड कमिट कर लियो। अब ड्यू टू जो सेंसलेस क्रूरल्टी आदम खान की और उसके सक्सेसर की, इसकी वजह से रिएक्शन भी हुआ मुगल्स के खिलाफ। जितनी जो इसने जो ये बदबर्तियाँ दिखाई, जो इतना गुस्सा दिखाया, ये जो इतना जालिम था, इसकी वजह से बहुत सा रिएक्शन भी हुआ, जिससे कहीं ना कहीं बाज बहादुर ने जो है मालवा रिकवर कर लिया। अब इन सारे चीज़ों के साथ डील करते हुए बहराम खान का जो रेबेलियन है, आफ्टर डीलिंग विद बहराम खान का जो बगावत हुई थी, अकबर जो है एक और एक्सपीडिशन भेजता है मालवा, फिर से फौज भेजता है मालवा। बाज बहादुर जो है वो यहाँ से भाग जाता है, और फॉर सम टाइम वो जो है पनाह लेता है राना ऑफ मेवाड़ के अंदर। सो आफ्टर वंडरिंग फॉर वन एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया भागता रहता है, ही फाइनली जो है रिपेयर टू अकबर कोर्ट में पहुंचता है, और वाज इनरोल्ड एक मुनसबदार की तरह, मुगल्स मुनसबदार की तरह उसे जो है इनरोल किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव कंट्री जो मालवा की थी है, वो अब पूरी तरीके से इतना बड़ा जो एरिया था मालवा का, वो किसके अंडर आ जाता है? मुगल एम्पायर के अंदर। अब इसी कहीं अबाउट सेम टाइम जो है मुगल एम्पायर जो है वो ओवर रन करता है, जो किंगडम है घार कांडा की, जो कंदा की किंगडम है, उसको भी ओवर रन किया जाता है। ठीक है, जो किंगडम थी घार कतंगा की, इंक्लूड करती थी नर्मदा वैली, जो मध्य प्रदेश, और नॉर्थन पोर्शन, कुछ प्रेजेंट डे जो आज का मध्य प्रदेश है, इसका कुछ नॉर्दर्न, ठीक है, पार्ट। अब इट वाज विल्डेड टुगेदर। एक अमन दास था जो फ्लोरिश कर रहा था सेकंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी, और अमन दास हैज़ हेल्प्ड बहादुर शाह जो गुजरात का था कन्क्वेस्ट करने के लिए रायसन का, और हैड रिसीव्ड जो है फ्रॉम हिम जो टाइटल है जो है संग्राम शाह का। तो ये एरिया इन लोगों के कंट्रोल में था, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको जोड़ के रखा हुआ था। अब किंगडम तो जो घार कांडा की थी, इसमें नंबर ऑफ गोंड और राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ थी, कुछ एरियाज थे, डिस्ट्रिक्ट्स थी। अब ये जो है मोस्ट पावरफुल किंगडम थी जो सेटअप की गई थी गोंड के द्वारा। घार कांडा की जो किंगडम थी, ये सबसे ताकतवर किंगडम्स जो है सेटअप की गई थी। गोंड से एक ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, एक ट्राइबल। अब इट इज सेड के रूलर कमांड करता था 20,000 कैवेलरी, मतलब मैन, 1 लार्ज इन्फेंट्री और 1 लाख हाथी, सॉरी 1,000 हाथी।
अब हमें इतनी जानकारी नहीं है कि क्या ये फिगर इतना डिपेंडेबल है कि नहीं है, लेकिन संग्राम शाह जो है इसको और ताकतवर करता है अपनी पोजीशन को बाय मैरिंग, एक अपने लड़के की शादी करवाता है फेमस जो है चंडेल रूलर जो है महोबा के साथ। हमने मेडिवल हिस्से में चंडेलास के बारे में पढ़ा था। अब ये राजकुमारी जो है जो फेमस जिसको दुर्गावती के नाम से फेमस है, ये जो है बिकेम ए विडो सून आफ्टर, ये बेवा हो जाती है, ठीक है। अब उसके जो माइनर सन होता है, उसका जो माइनर सन जो नाबालिग लड़का होता है, छोटा बच्चा, उसको बिठाया जाता है तख्त पे और वो रूल करता है विद ग्रेट विगर एंड करेज के साथ जो है रूल करता है। अब शी वॉज गुड मार्क्समैन, बोथ गन के साथ भी, बो और एरो के साथ भी वो बड़ी तगड़ी जो है तीरंदाज थी, शिकार का भी उसको शौकीन था। एंड अकॉर्डिंग टू जो कंटेम्प्रेरीज थे उस टाइम के, इट वॉज हर कस्टम टू वट एवर ही heard that a tiger has appeared and she did not drink water till she had shot it। क्यों she heard that a tiger has appeared, कि उसने कहीं सुना है कि कोई शेर है दिखा है, तो उसने कहा तब तक पानी नहीं पिया जब तक उसने उसको मार नहीं दिया। उसने बहुत सारी सक्सेसफुल बैटल लड़ी अपने नेबर्स के साथ, इंक्लूडिंग बाज बहादुर जो मालवा है उसके साथ भी। तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट थे अपेरेंटली कंटिन्यू रहे इवन आफ्टर जो मालवा जो है वो मुगल ने इंक्वायर कर लिया। मीनवाइल जो क्यूपिडिटी थी असफ खान की, जो मुगल गवर्नर था इलाहाबाद का, वो इन स्टोरीज से जो है बड़ा फैबुलसली स्टोरीज जो थी कि ये बड़े अमीर हैं, जो खूबसूरती है रानी की, तो असफ खान एडवांस होता है 10,000 जो है कैवलरीज के साथ फ्रॉम साइड ऑफ बुंदेलखंड की तरफ से घुसता है। कुछ ये जो सेमी इंडिपेंडेंट रूलर थे घारगा के, फाउंड इट कन्वीनियंट मोमेंट टू थ्रो ऑफ, कि कहीं ना कहीं गोलकोंडा को जो है ख़त्म किया जाए और उसके अंडर जो प्रिंसिपैलिटीज़ है उसको अपने कंट्रोल में लाया जाए। अब जो रानी थी वाज लेफ्ट विद स्मॉल फोर्स, ठीक है, ये क्योंकि ये गोंडा के जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज एरियाज थे ना, ये भी इनसे जो है अलग होकर जो है असफ खान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगे कि हम जो है इनसे आज़ाद हो जाए। तो थ्रू वुंडेड शी फोर्ट गए, उन्हें जख्मी होकर भी बड़े बहादुरी से लड़ा। तो आफ्टर दैट बैटल वाज, जब जंग हारने के बाद शी वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग कैप्चर्ड, खतरा था ना कि वो पकड़ी जाएंगी, तो वो अपने आप को छुरा घोंप के जो है मार देते हैं। शी स्टैब्ड हर सेल्फ टू डेथ। असफ खान जो है वो कैपिटल सिटी में जाते हैं, चोरगढ़ नियर जो मॉडर्न डे जबलपुर है, घुसते हैं उसमें, है ना। सम ऑफ द प्लंडर, देखो हेयर रोज, तो कुछ जो है सोना चांदी जो हीरे जो आते हैं उसको सब वहाँ से लूटा जाता है ना। और अदर थिंग्स वे टेकन दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्यूट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ इट, सेज अब्दुल फजल। अब आउट ऑफ ऑल जितनी भी ये प्लंडर की है असफ खान ने, सेंट ओनली 200 जो है, सिर्फ इतनी सारी जो प्लंडर की है उसमें सिर्फ 200 हाथी जो है वो कोर्ट में भेजता है अकबर के, और बाकी सारा अपने पास रख देता है। कमला देवी जो यंगर सिस्टर होती है रानी की, उसको भी जो है कोर्ट में भेज देता है। जब व्हेन अकबर हैड टू डेल्ट विद रेबेलियन ऑफ उज़्बेक नोबल, ठीक है, जब उज़्बेक नोबल्स के साथ जो है उसकी गद्दारों के साथ जो है उनको लड़ना था जो उन्होंने, तो ही फोर्स्ड, उसने अकबर शाह को फोर्स किया कि वो डिस्चार्ज करे अपनी इलीगल गेन्स, जितने जितने उसने जो है कब्जे में रखी हुई हैं वो सारी जो है मेरे हवाले करे। ही रिस्टोर्ड द किंगडम ऑफ घारकांडा टू चंद्रा शाह, जो यंगर सन था संग्राम शाह का, उसको जो है उसके हाथ में जो है जो घारकांडा की जो किंगडम है वो उसके हाथ में जो है वापस दे देता है। आफ्टर टेकिंग 10 फोर्ट्स टू राउंड ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा, ठीक है। तो ये मालवा और जो है छोटी सी एक जो मध्य प्रदेश की किंगडम थी उसके बारे में हम डिस्कस किया। अब आता है राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब ड्यूरिंग जो अगले जो 10 साल थे, नेक्स्ट 10 ईयर्स, अकबर जो है ब्रॉट मेजर पार्ट ऑफ जो राजस्थान के जो बड़ा हिस्सा था अपने कंट्रोल में ले आता है, और वो कॉन्कर यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल को भी जीत जाता है। तो एक मेजर स्टेप था उसकी कैंपेन का, वो था राजपूत स्टेट के अगेंस्ट जो सीज जो उसने चित्तौड़ पे जो है चढ़ाई की, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पीरियड का। अब दिस जो है रीडाउटेबल जो फोर्ट्रेस थे, दिस रीडाउटेबल फोर्ट्रेस जो ना विच हैज़ फेस्ड जो नंबर ऑफ सीज हुए इन हिस्ट्री, वी कंसिडर एक की थे सेंट्रल राजस्थान के लिए। इट कमांडेड, जो कि चित्तौड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये शॉर्टेस्ट रूट था आगरा से गुजरात के लिए, एंड अबव ऑल इट वाज अ सिंबल ऑफ राजपूत स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो बड़े बड़े किले थे ना, ये उनकी जो है उनकी मजबूती का जो खड़े रहने का जो है एक सिंबल था। अकबर ने ये रियलाइज़ किया कि बिना चित्तौड़ का कब्जा किए, ठीक है,
वो जो है दूसरे राजपूत रूलर को जो है उसकी सुजर्निटी एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं कर सकता। वो उसको एम्परर ऑफ इंडिया मानेंगे तभी जब वो चित्तौड़ को जो है, चित्तौड़ पे जो है हमला करके उसे जीत जाएगा। चित्तौड़ 1538 में गिरता है, ठीक है, 6 महीने की चढ़ाई के बाद, लड़ाई कंटिन्यूस के बाद। और उनके एडवाइस पे नोबल पे जो राणा उदय सिंह होता है हैड रिटायर्ड टू हिल्स, तो वो पहाड़ों में चला जाता है, लीविंग फेमस वॉरियर जो है जयमाल और पट्टा 4 इंचार्ज में, इस किले के इंचार्ज में। बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं, जो किसान हैं सराउंडिंग एरिया से, वो इस किले के अंदर आके जो है शेल्टर लेते हैं, जो है पनाह लेते हैं, और एक्टिवली जो अंदर के जो डिफेंडर्स हैं, जो किले को जो है किले की डिफेंड कर रहे हैं, उनकी मदद करते हैं। जब मुगल जो है किले के अंदर स्टॉर्म करते हैं, ये पीजेंट्स और बहुत से राजपूत वॉरियर, कुछ 30,000 लोग जो है वहाँ ख़त्म किए जाते हैं, मैसेकर किए जाते हैं, बुरी तरीके से कत्ल व गारत की जाती है। जो फर्स्ट और लास्ट टाइम अकबर इंडल्ज इन सच कार्नेज, पहली और आखिरी बार, इससे पहले भी कभी उसने नहीं किया और इसके बाद भी कभी इस तरह का जो है बर्बरता नहीं की। राजपूत वॉरियर डाइड आफ्टर, जो ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग एज मच वेंजेंस एज पॉसिबल, जितना वो कर सकते थे उतना किया और लास्ट में मर जाते हैं। तो इन ऑनर ऑफ गैलेंट जयमाल और पट्टा, जयमाल और पट्टा की जो है इज्जत में, इनकी जो बहादुरी से लड़ने की जो में, अकबर जो है वो ऑर्डर करता है कि 2 पत्थर के स्टैचू जो है इन वॉरियर्स के जो है नाम पे जो है बनाए जाए। किस पे? एक हाथी पे बैठे हुए, आउटसाइड द जो चीफ गेट है आगरा फोर्ट का, आगरे का किले का, उसके बाहर हाथी पे बैठे हुए 2 लोगों का, इन दोनों का पुतला बनाया जाए। ठीक है, चित्तौड़ हार चुके हैं। अब शुरू होता है कन्क्वेस्ट जो है रणथंभौर का, जिसकी रेपुटेशन थी कि ये मोस्ट पावरफुल फोर्ट है पूरे राजस्थान का। ठीक है, जोधपुर हैड बीन कॉन्कर्ड अर्लियर, जोधपुर तो पहले ही जीत चुके हैं। एज ए रिजल्ट इन जीत के मोस्ट ऑफ द जो राजपूत राजाज इंक्लूडिंग जो बीकानेर और जैसलमेर है, वो भी अकबर को सबमिट कर चुके हैं। सिर्फ मेवाड़ जो है वो अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। गुजरात एक और सॉरी स्टोरी ऑफ अफेयर है, सिंस जब से डेथ हुई बहादुर शाह की, जो फर्टाइल यहाँ की जो सरखेज मिट्टियाँ हैं, जो इतनी बेहतरीन जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, और हाईली डेवलप्ड यहाँ का क्राफ्ट भी है, और एक इम्पोर्टेंट सेंटर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का। यहाँ पे बहुत सारा आमदोरफ्त आती भी है और जाती भी है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये एक प्राइज़ था जो वर्थ, जिसके लिए लड़ना भी जो है मंजूर है। ठीक है, अब अकबर जो है क्लेम इस पे भी डालता है, क्योंकि ये हुमायूं रूल करता था कुछ वक्त के लिए, हुमायूं ने जो गुजरात पे रूल किया था। एक और एडिशनल रीजन था कि जो मिर्जाज था जो फेल्ड इन रेबेलियन, बगावत की थी ना गुजरात से मिर्जाज ने, वो भी यहाँ पे हार चुका था नियर दिल्ली, एंड हैज़ टेकन शेल्टर। उसने कहीं ना कहीं, जो मिर्जाज ने जो दिल्ली में बगावत की थी, उसने पनाह ली हुई थी गुजरात में, और अकबर तैयार नहीं था, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच प्रोविंस टू बिकम ए राइवल सेंटर ऑफ पावर। कहीं ना कहीं ये दुश्मन एक दुश्मनी जो है, ये इतना रिच प्रोविंस जो है किसी और के हाथ में रहे। 1572 होता है और अकबर एडवांस करता है अहमदाबाद अजमेर के थ्रू। अहमदाबाद सरेंडर कर देता है बिना किसी लड़े जंग। ठीक है, अकबर फिर घूमता है अपनी अटेंशन मीरजाज की तरफ, जो बरूच, बरोडा और सूरत जो है उसके कंट्रोल में होता है, हु हेल्ड। ठीक है, कानबे अकबर देखता है कि समुंदर, पहली बार अकबर जो है कम्बे में जो है समुंदर को देखता है, और एक जो है कश्ती में जो है घूमने चक्कर काटने चला जाता है। कुछ ग्रुप जो है पुर्तगीज़ मर्चेंट्स जो हैं वो आते हैं, वो इनसे मिलते हैं पहली बार। तो पुर्तगीज़ जो है वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन सी बाय दिस टाइम, और उनके जो एम्बिशन थे एस्टेब्लिश करने के एक एम्पायर इंडिया में। अकबर का जो कॉन्क्वेस्ट है, कहीं ना कहीं इस डिज़ाइन को, जो प्लानिंग था पुर्तगीज़, उसको भी फ्रस्ट्रेट किया। जब अकबर की आर्मी जो है वो सूरत पे चढ़ाई कर रही थी, अकबर क्रॉस करता है रिवर माही और असोल्ट करता है मीरजाज पे एक स्मॉल बॉडी ऑफ 200 मैन के साथ, जिसमें मान सिंह, भगवंत दास जो एम्बर के, वो भी शामिल थे। तो कुछ टाइम तक अकबर की लाइफ जो है वो ख़तरे में थी, बट इम्पिशियसली ऑफ हिज चार्ज रूटेड द मीराज, और कहीं ना कहीं ये जिस हमले ने जो है पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म कर दिया। किसको?
किसको? मीरजाज को। अब देनथोस गुजरात जो है अब आ गया मुगल के कंट्रोल में। होएवर एज सुन एज अकबर जो है वो अपनी पीठ घुमाता है, फिर से यहाँ बगावत हो जाती है। रेबेलियन टू कवर ऑल ओवर द गुजरात, पूरे गुजरात में जो है वो एकदम आतंक का माहौल शुरू हो जाता है। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद अकबर जो है मार्च करता है आगरा से अक्रॉस जो है राजस्थान से 9 दिन के अंदर बाई मीन ऑफ जो है घोड़ों पे, कार्ट्स पे और ऊँटों पे जो है, और 11वें दिन जो है वो अहमदाबाद पहुँचता है। अब इसकी जर्नी में जो नॉर्मली 6 हफ्ते लेती है, ओनली 3000 सोल्जर जो है वो इनके साथ रह पाए। विद दीज उसने जो है 20,000 लोगों की फौज को 1573 में जो है हराया। ठीक है। अब आफ्टर दिस जो है, इसके बाद जो है अकबर टर्न हिज अटेंशन टू बंगाल। गुजरात गया, राजस्थान गया, अब अकबर अपना ध्यान जो है बेंगलोर की तरफ घुमाता है। ठीक है। और अफगान जो है वो कंटिन्यूसली बंगाल और बिहार को डोमिनेट कर रहे थे। दे हैड ऑल्सो अवर रन उड़ीसा एंड किल्ड द रूलर। वो उड़ीसा में घुस के उसके रूलर्स को भी मार चुके थे। कौन? अफगान्स। अब होएवर इन ऑर्डर नॉट टू गिव ऑफेंस टू मुगल, अफगान रूलर जो है उन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि किंग जो है अकबर हिमसेल्फ किंग, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग। कहीं ना कहीं जो है अफगान रूलर्स ने अपने आप को किंग नहीं डिक्लेयर किया, कहीं ना कहीं के मुगल्स जो है वो कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए। ठीक है। बट रीड द खुतबा, जो खुतबा होता है उसमें अकबर का नाम पढ़ते थे। जो इंटरनल फाइट्स थी अमंग अफगान्स, और जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का बाय न्यू रूलर्स। अब दाऊद खान जो है वो गेव अकबर, उसने कहीं ना कहीं अकबर को बहाना दे दिया जो अकबर ढूंढ रहा था। अकबर जो है एडवांस करता है विद स्ट्रॉन्ग फ्लोटिया ऑफ बोट्स जो है कंपनिंग हिम ऑफ अफगान किंग जो है वो बिलीव कि टू पोजेस, कि उसके पास 40,000 की फौज थी जो वेल माउंटेड कैवलरी और इन्फेंट्री थी 1.5 लाख की, और सर्वल 1000 उनके पास गन्स और हाथियाँ थी, और स्ट्रॉन्ग जो है फ्लोटीला थी, जो बोट्स नहीं होती पानी में तैरने वाली। इफ़ अकबर हैज़ नॉट बीन केयरफुल, अगर अकबर यहाँ ध्यान नहीं देता तो अफगान्स के पास हैड बेटर लीडर जैसे सूरी जैसा, तो कंटेक्सटेंट जो है हुमायूं और शेरशाह माइट वेल बी हैव बीन रिपीटेड, कहीं ना कहीं वो रिपीट हो जाता। तो अकबर पहले कैप्चर करता है पटना, फिर और सिक्योर करता है यहाँ मुगल कम्युनिकेशन बिहार के साथ, और फिर वो वापस आता है आगरा, लीविंग खान जो मुयम खान, एक एक्सपीरियंस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इस कैंपेन का, इस कैंपेन जो आगे फर्दर कैंपेन की जाएगी ईस्ट में उसका। अब मुगल आर्मी जो है वो इन्वेड करती है बंगाल में, और आफ्टर एक हार्ड फोर्ट कैंपेन के बाद दाऊद को फोर्स किया जाता है कि वो पीस ट्रीटी साइन करे। ठीक है, सीज फायर। ठीक है, ही रोज इन रेबेलियन सून आफ्टर, कुछ देर के बाद वो फिर से जो है वही कर देता है। थ्रू जो मुगल पोजीशन है बंगाल और बिहार में वो अभी भी कमज़ोर थी। अब मुगल जो है आर्मी वो बेटर ऑर्गेनाइज थी लीड करने के लिए। तो एक स्ट्रीफल बैटल में बिहार में 1776 में दाऊद खान को हरा दिया जाता है, और वहीं पे जगह पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया, फांसी लगा दिया जाता है। थोज एंडेड, जो लास्ट मुगल किंगडम थी नॉर्थ इंडिया में वो ख़त्म हो जाती है, और इट ऑल्सो ब्रॉट, और यहीं पे एंड होता है पहला फेज जो अकबर की एक्सपेंशन का था एम्पायर का। ठीक है, इस तरीके से अकबर ने जो है एक्सपैंड किया एम्पायर। फर्स्ट फेज़ हमने जो पढ़ा 67 तक, आई थिंक हमने 1576 तक पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ड्यूरिंग जो डिकेड हुआ, जो 10 साल हुए जो गुजरात का कन्क्वेस्ट किया उसने, फिर जो है अकबर ने कहीं ना कहीं अकबर को ये टाइम मिल गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं एम्पायर के उसको कैसे हल किया जाए। तो एक सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो शेरशाह सूरी का था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ था जो इस्माइल शाह है उसके मरने के बाद, और अकबर देयरफॉर हैड उसको एक फ्रेश स्टार्ट करनी थी शुरू से कि किस तरीके से एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है लॉन्च किया जाए इंडिया में। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो फेस कर रहा था अकबर, वो था सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। किस तरीके से ज़मीन का रेवेन्यू तो है, हम ज़मीन से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। शेर शाह जो है इंस्टीट्यूट किया था सिस्टम जिसकी बाईवी जो कल्टीवेटेड एरिया है वो मेजर किया जाएगा कि क्रॉप का, एक क्रॉप जो है जो फल जो लगाई जा रही है जो फसल, उसका रेट क्या है।
उसके ऊपर फिक्सिंग द ड्यूज जो है कि पीजेंट के जो है क्रॉप वाइज बेसिस ऑफ के उसकी ज़मीन में कितनी प्रोडक्शन हो रही है और उस प्रोडक्शन जो हो रही है वो क्रॉप अलग अलग क्रॉप्स के उसके रेट क्या हैं उसके हिसाब से। अब ये शेड्यूल जो है वो कन्वर्ट किया जाता था हर साल, ठीक है, इनटू एक सेंट्रल शेड्यूल होता था प्राइजेस का, सेंटर में इतने इतना प्राइजेस है फलाने। अकबर ने जो है ना वो अडोप्ट कर लिया शेरशाह सूरी सिस्टम, ठीक है, बट इट वॉज सून फाउंड कि जो फिक्सिंग है सेंट्रल शेड्यूल की ऑफ प्राइजेस ऑफन लेड टू एक कंसिडरेबल डिले होता है। जो सेंटर के प्राइजेस बताएगी कि ये प्राइस है, उस हिसाब पे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, इसमें बड़ी डिलेज आती थी। एज ए रिजल्ट बड़ी मुश्किल आती थी पे जो किसानों को, सिंस क्योंकि प्राइस फिक्स वेर जनरली थोज प्रिवेलिंग एट इंपीरियल कोर्ट, जो फिक्स प्राइस थे वो ज़्यादा थे और वेर हायर थे। देखो ना, जो कोर्ट जो दिल्ली में जो प्राइजेस थे, ठीक है, जो वो जो है ज़्यादातर ज़्यादा थे, है ना, जो कंट्री साइड में जो हैं, जो गांव शहरों में देहात में जो प्राइजेस उससे ज़्यादा होता था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता था। अब पीजेंट देयरफॉर हैड टू बी पार्ट विद द जो लार्जर शेयर था उनके प्रोड्यूस का, वो उनको देना पड़ता था। एट फर्स्ट जो है अकबर जो है रिवर्टेड टू द सिस्टम ऑफ जो एनुअल असेसमेंट है, हर साल असेसमेंट होगा, ठीक है, जो कनगुन होता था, कनगुन गोस, जो हेरिडेटरी होल्डर्स ऑफ लैंड थे एज वेल एज जो लोकल ऑफिशियल जो कन्वर्सेंट थे, जो लोकल कंडीशन से जो लोकल कंडीशन जानते थे, उन्हें ऑर्डर किया गया वो रिपोर्ट करें कि एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ है, स्टेट ऑफ कल्टीवेशन, लोकल प्राइजेस कितने हैं, और उसके हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट करें। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में जो है ये जो एनुअल असेसमेंट है वो बड़ा बेईमानी से होता था, और कंसील जो रेल कितनी असल में कितनी प्रोडक्शन हुई है वो छुपा दी जाती थी। तो एनुअल असेसमेंट थी वो उसमें मुश्किल भी थी किसानों के लिए एंड फॉर द स्टेट। तो आफ्टर जो है गुजरात से वापस आने के बाद 1573 में अकबर जो है वो पर्सनल अटेंशन देता है टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ऑफिशियल जैसे कारोक्रिस, ठीक है, कारोरिस जो अपॉइंट किया जाते हैं ऑल ओवर जितना भी नॉर्थ इंडिया है, ये रिस्पॉन्सिबल थे कलेक्शन के लिए ऑफ करोड़ ऑफ डैम्स, जो 2.5 लाख रुपए है ना, फॉर कलेक्शन ऑफ करोड़ ऑफ डैम्स। अब ऑल्सो चेक द फैक्ट और फिगर जो सप्लीमेंट किए जाते थे, जो कैनून गोज थे उनके फिगर्स को भी चेक। अब इस सारी बेसिस के इंफॉर्मेशन पे जो उनको प्रोवाइड की गई थी रिगार्डिंग कि एक्चुअल प्रोड्यूस कितना है, लोकल एरियाज़ में प्राइजेस कितने हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो 1580 में अकबर इंस्टीट्यूट करता है एक नया सिस्टम जिसको कहता है 10 साला। क्या याद रखना, 10 साला, 2.5 साला, ठीक है, 2.5 साला। इस सिस्टम के अंदर जो एवरेज प्रोड्यूस है किसी भी क्रॉप का, डिफरेंट क्रॉप्स का, एज वेल एज जो एवरेज प्राइस है जो लास्ट जो है 10 मतलब ईयर्स में, ठीक है, 10 साल में, लास्ट 10 साल में 10 साल आए, मतलब जितना डिफरेंट क्रॉप्स का एक एवरेज कितनी प्रोडक्शन होती है, मतलब समझ लो क्रॉप्स वीट राइस ये वो समझ लो 50 kg एवरेज होती है, समझ लो 30 kg होती है राइस, वीट होती है 20 kg है, 50 से एवरेज मान लो 25 kg एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रही है, 25 kg हो रही है। और पिछले 10 साल में 25 kg का क्या प्राइस है, उस प्राइस के बेस पे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना भी है उसका 1/3 जो प्रोड्यूस है वो स्टेट के खाते में जाएगा। स्टेट डिमांड वॉस कि 1/3 जो है एवरेज प्रोडक्शन का वो स्टेट के खाते में जाएगा, ठीक है। स्टेट की होवे डिमांड थी कि स्टेट को कैश में दिया जाए। दिस वाज डन बाय जो कन्वर्टिंग जो स्टेट का शेयर है मनी में ऑन द बेसिस ऑफ जो शेड्यूल जो एवरेज प्राइजेस है ओवर 10 ईयर, ठीक है। एवरेज प्राइस कितना है 10 साल में 1/3 का, उसको जो है कैश में जो है वो दिया जाए। तो जो प्रोड्यूस था बीघा ऑफ जो लैंड था अंडर शेयर वेर गिवन टू मोन्ट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस। जो स्टेट डिमांड कर रही थी वो फिक्स थी रुपीज़ में पर बीघा, इतनी बीघा में पर इतने दिए जाएंगे, इतने रुपीज़ दिए जाएंगे पर बीघा, ठीक है। अब लेटर एक फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया, नॉट ओनली जो लोकल प्राइजेस थे उनको ध्यान में लिया गया, बल्कि परगानास थे हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, उन्हें ग्रुप किया गया इनटू एक सेपरेट असेसमेंट सर्कल में, जहाँ पे
जो परगानाज में सेम टाइप ऑफ कल्टीवेशन होती है, उन्हें ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ताकि किसान जो हैं वो रिक्वायर्ड टू पे ऑन द बेसिस के लोकल कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना लोकल तुम उगा पा रहे हो, उसके बेस पे तुम जो है वो लोकल प्राइजेज कितने हैं, वहाँ समझ लो 30 रुपये हैं, ठीक है, उसके बेस पे, और वहाँ कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, 20 किलो हो रही है, तो उसके बेस पे तुम हमें टैक्स पे करोगे। अब देयर वर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस इस सिस्टम में थे। एज सुन एज जो एरिया में आपने जो है बोया है किसानों के द्वारा, वहाँ की मेजर ले ली जाती थी बाय मीन ऑफ बैम्बू लिंक्ड विद द आयरन रिंग, वो एक इक्विपमेंट है। और पीजेंट्स एज वेल एज स्टेट को पता है कि कितना ड्यूज इसने मुझे देना है। किसानों को बहुत बार माफ़ भी की जाती थी लैंड रेवेन्यू, अगर क्रॉप्स जो है फेल हो जाती थी, अकाउंट के सूखा पड़ गया या सैलाब आ गया, तो माफ़ भी किया जाता है। ये सिस्टम जो मेजरमेंट का असेसमेंट है वो बेस्ड ऑन एक सिस्टम है, जब्ती सिस्टम। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम एरियाज़ में लाहौर से लेके इलाहाबाद तक और मालवा और गुजरात में। 2.5 साल सिस्टम जो है वो फर्दर डेवलप हुआ जब्ती सिस्टम में। ठीक है, एक नंबर ऑफ जो अदर्स है जो सिस्टम ऑफ असेसमेंट थे वेर ऑल्सो फॉलोड अंडर अकबर। जो मोस्ट कॉमन और परहैप जो सबसे पुराना था वो बतिया या घला बख्शी। इस सिस्टम में जो चीज़ पैदा की गई है उसको डिवाइड किया जाएगा पीजेंट्स और स्टेट के बीच में एक फिक्स्ड पोर्शन में। जो क्रॉप्स है वो डिवाइड की जाएगी थ्रैश करने के बाद, मतलब उसको गेहूँ शेहूँ कुछ भी उसको निकाल के बाद, उसके बाद, और जब इसको कट किया जाएगा, इसको स्टैक किया जाएगा वाइल स्टैंडिंग ऑन द फील्ड, कैसे भी, या फिर जब इसको काटा जा रहा है, जब ये अभी हरी भरी है, इसको काटा भी नहीं है तब भी, तो इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, शेयर एक फिक्स पोर्शन में स्टेट का और पीजेंट का। अब ये सिस्टम को कंसीडर किया जाता था फेयर, ठीक है, बट इट नीडेड इन आर्मी ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स टू प्रेजेंट एट टाइम ऑफ राइपिंग एंड रीपिंग द क्रॉप्स। कि जब क्रॉप्स जो है पक गई है तो एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए इसको, और वो भी सारे के सारे ईमानदार होने चाहिए, तभी स्टेट को कोई इससे फ़ायदा होगा। जो पीजेंट्स थे वो अलाउड के वो चूज़ कर सकते हैं ज़ाब्ती सिस्टम और जो बतिया सिस्टम है कुछ कंडीशंस के अंडर। तो सच चॉइसेस वेर गिवन, ये चॉइसेस ये कब दी जाती थी, जब दे हैव बीन रूइंड, जब क्रॉप्स जो है पूरी तरीके से ख़त्म। तो बतिया सिस्टम के पीजेंट्स वेर गिवन द चॉइस ऑफ पेइंग इन कैश और इन काइंड थ्रू स्टेट प्रेफर्ड कैश। स्टेट हमेशा चाहती थी कैश में ही दो, लेकिन चलो चॉइस भी जीती। इन क्रॉस अगर क्रॉप जैसे जो फसल है वो कॉटन की, इंडिको की या ऑयल सीड की है या शुगर केन के गन्ने की है, तो स्टेट डिमांड जो है इनवेरेबली इन कैश ही डिमांड करती थी। हिंस दे वर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, इन्हें इसीलिए कैश क्रॉप भी कहा जाता था। अब एक तीसरा सिस्टम जो है जो वाइडली यूज हुआ अकबर के टाइम, वो था नस्क। It was a rough calculation जो है amount of payable by peasants on the basis of what he has been paying in past. It is a rough calculation कि कितना अमाउंट उसको पीजेंट को, एक किसान को देना है जितना वो पास्ट में दे रहा था। हिंस कुछ मॉडर्न हिस्टोरियन थिंक दैट इट वाज ये मेरे लिए एक सिस्टम था कि कंप्यूट करने के पीजेंट का जो पास्ट ड्यू कितना है, पास्ट में जो है इसको कितना देना है। कोई डिफरेंट जो है असेसमेंट नहीं था, डिफरेंट सिस्टम ऑफ असेसमेंट नहीं था, बस यही था कि पास्ट का ड्यूज कितना इस जो है इसको जो है गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, अदर थिंकर थिंक दैट कि ये कोई रफ अप्रेजमेंट था बोथ ऑन बेसिस ऑफ इन्फेक्शन या पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो ऐसा ही कुछ था। ठीक है, कुछ बाकी लोकल असेसमेंट थे वो भी कंटिन्यू रहे इस एरिया में। In fixing the land revenue, continue cultivation was taken into account. Land was remained under the cultivation almost every year, है ना, is called पोलाज। जब ये अनकल्टिवेटेड रही तो इसको जो है पारेरीति कहते थे। जब ये कल्टीवेशन में थी तो इन्हें क्या कहते थे, पोलज। जब ये अनकल्टिवेटेड लैंड पड़ी रहती थी ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, तो रिमेन अंडर कल्टीवेशन ऑलमोस्ट, जब हर साल रहती है कल्टीवेशन के अंदर तो इसको पोलाज कहते थे। जब कोई नहीं इस पर कुछ उगा रहा तो इसको पराती कहते थे। ये चीज़ें याद रखना, कहीं प्रीलिम्स में पूछ सकता है। पारातीज लैंड जो थी पेड एट फुल पोलाज रेट व्हेन इट वाज कल्टीवेटेड। तो जो ये लैंड थी अनकल्टीवेटेड लैंड, जब ये जो है लैंड पेड एट फुल। अब लैंड विच है वो ज़मीन जो ऐसे ही छोड़ गई 2-3 सालों के लिए, उसे चाचर कहते थे। चाचर जो लैंड ऐसे ही छोड़ दी गई है, या बंजर भी कहते थे अगर वो ज़्यादा देर तक छोड़ दी जाए। तो these were assessed or concessional rates. The revenue demand gradually rise till full or polage rate was
पेड इन द 5th और 8th ईयर। तो मल्टीपल चीज़ें, अकबर जो है वो बड़ा डीपली इंटरेस्टेड था इम्प्रूवमेंट करने के और कल्टीवेशन को और बढ़ाने के लिए। उसने अपने अमील से कहा भी कि वो एक्ट करें एज ए फादर, इन किसानों के लिए बाप की तरह एक्ट करें, उनको एडवांस में पैसे दें, उन्हें लोन दें पीजेंट्स को, उन्हें बीज दें, उन्हें जानवर दें जब उन्हें ज़रूरत हो, और रिकवर करने के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट ले। ही वॉज ट्राई टू इंड्यूस द पीजेंट कि वो जितनी खेती एज मच एज पॉसिबल ज़मीन है उसमें बोएं, एक सुपीरियर अच्छी क्वालिटी की उगाएं। ज़मींदार जो उन एरियाज़ के हैं वो कॉपरेट टास्क इन्जॉय करते थे, तो ज़मींदार जो है वो एक हेरिडेटरी राइट था टू टेक शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, जितना प्रोड्यूस किया उसका शेयर लिया जाए। अब पीजेंट्स जो थे उनके पास भी हेरिडेटरी राइट था कि जो मेरी ज़मीन है वो मेरे बेटे की होगी, उसके बेटे की होगी, ऐसे हेरिडेटरी राइट इसको कहते हैं, ठीक है। कल्टीवेट कर सकते हैं वो भी अपनी जो है खेती को उगा सकते हैं, एंड कुड नॉट बी रिजेक्टेड एज लॉन्ग एज दे पेड। तब जब तक वो ज़मीन पे रेवेन्यू पे कर रहे हैं वो खेती कर सकते हैं, इनको इनकी ज़मीन से नहीं निकाला जाएगा। जो 2.5 साल था वॉज नॉट ए 10 ईयर सेटलमेंट, नोर वॉज इट परमानेंट वन। ये ना ही कोई जो 10 साल सेटलमेंट था, ये ना ही कोई 10 साल के लिए था, ना ही कोई परमानेंट था। तो स्टेट जो है रिटेन, स्टेट के पास राइट था कि वो कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते, ठीक है। हाउएवर कुछ चेंजेस के साथ अकबर का जो सेटलमेंट था वो रिमेन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, ऑफ मुगल एम्पायर टिल जो है एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक जो है वो कहीं ना कहीं ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम चला। जो जब्ती सिस्टम था वो एसोसिएटेड था किसके साथ, राज तोदरमल के साथ, और इसको राज तोदरमल जो है बंदोबस्त भी कहा जाता है। तोदरमल जो है एक ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर था जिसने पहली बार जो है शेर शाह के जो है अंडर काम किया था। ही वॉज ओनली वन ऑफ द टीम ऑफ ब्रिलियंट रेवेन्यू ऑफिसर्स जो केम टू फोर फ्रंट, जो मुगल के दौरान सबसे आगे आए थे। तो 10 साल सिस्टम जो है वो रिजल्ट था एक कंबाइंड लेबर का, ठीक है।